तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या बना कि O इज इक्वल टू R प्लस W प्लस F प्लस D माइनस C। अब जरा इसकी कैलकुलेशन पर हम बातें करते हैं। चलिएगा, सबसे पहले है R, यानी रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड लिखेंगे इसमें इट रिप्रेजेंट the average period, it represent the average period during which it represent the average period during which raw material are kept in store। समझने में बात को? जो रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड है वो क्या बता रहा है, ये उस एवरेज पीरियड को बताएगा जहां पर रॉ मटेरियल स्टोरेज में रखा जाता है। तो निकालेंगे कैसे, तो लिखेंगे R इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल divided by daily consumption of raw material। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बोलता हूं कि ऑन एन एवरेज 1,00,000 का रॉ मटेरियल मेरे गोडाउन में है, ठीक है, और मेरा पर डे का कंजम्पशन 1,000 रुपए का है। तो बताइए 1,00,000 के रॉ मटेरियल को अपने गोडाउन में कितने दिन तक मुझे रखना पड़ेगा? 100 दिन तक। हर दिन 1,000 रुपए का कंजम्पशन होगा, तो 1,00,000 का कंजम्पशन करने में 100 दिन लग जाएंगे। तो वही 100 दिन मेरा क्या कहलाएगा? रॉ मटेरियल का पीरियड कहलाएगा। आइए अब यहां पर दो बातें हैं मेरे पास। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय 2। तो ये आपके पास एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आ जाएगा। ठीक है, यहां पर नाउ कंजम्पशन पर डे, कंजम्पशन पर डे कैसे निकालेंगे?
टोटल कंजम्पशन total material consumption divided by number of working days एक साल में हमारे जितने वर्किंग डेज हैं उस अकॉर्डिंग हम टोटल मटेरियल कंजम्पशन से उसे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा कि हमारा एक दिन का कंजम्पशन कितना होता है। क्लियर? बिल्कुल। अब अगर मुझे टोटल कंजम्पशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? total consumption is equal to opening stock of raw material plus purchases of raw material minus क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए मेरी बात समझ आ रही है आप सभी को? बेसिक जो फॉर्मूला है आपका, वो बेसिक फॉर्मूला तो ये है, आर इस फॉर्मूले से निकलेगा, लेकिन इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आपको पहले सारी वर्किंग करनी पड़ेगी। ये आर का फॉर्मूला है जिसके लिए आपको एवरेज स्टॉक निकालना पड़ेगा, कंजम्पशन पर डे निकालना पड़ेगा, और कंजम्पशन पर डे निकालने के लिए आपको टोटल कंजम्पशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे इफ कंजम्पशन of raw material, if consumption of raw material is not available, if consumption of raw material is not available, then we can use purchases of raw material in place of consumption। यानी अगर मेरे पास कंजम्पशन का डेटा अवेलेबल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, कंजम्पशन के बजाय हम क्या ले लेंगे, परचेज को लेकर हम अपना कंप्यूटेशन कर सकते हैं। तो ये लीजिए, ये मेरे पास पूरा कैलकुलेशन आ गई किसकी, आर, यानी रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। चलें आगे, सबने लिख लिया यहां तक? सेकंड में निकालूंगा W, वर्क इन प्रोग्रेस या प्रोसेसिंग पीरियड या प्रोसेसिंग पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस या प्रोसेसिंग पीरियड।
लिखेंगे इसमें वंस मटीरियल once materials are issued to production, material are issued to production, it again involves time gap. It again involves time gap between issue of material and production of finished product. Of finished product. लाइन को समझना, देखिएगा, आपने मटेरियल प्रोडक्शन के लिए इशू कर दिया, लेकिन इशू से लेकर फिनिश गुड्स के बनने तक भी कहीं ना कहीं कुछ टाइम गैप तो आएगा, और इसी टाइम गैप को हम WIP पीरियड तो लिखेंगे आगे, दिस टाइम गैप is known as processing. ये बात क्लियर है बिल्कुल। हम W पर बात कर रहे हैं, यानी वर्क इन प्रोग्रेस। तो देखिए क्या मीनिंग क्या है इसका, कि मटेरियल को प्रोडक्शन के लिए इशू करने से लेकर उसके फिनिश्ड प्रोडक्ट बनने तक भी एक टाइम गैप आएगा, और उसी टाइम गैप को हम क्या बोलेंगे, WIP पीरियड या प्रोसेसिंग पीरियड बोलेंगे। ठीक है, निकालेंगे कैसे वो देखिएगा। W इक्वल टू एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड बाय डेली फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझे, कहां पर बनेगा ये माल, फैक्ट्री में बनेगा। तो वहां तक के सारे डेटा को लेते हुए मैं क्या करूंगा, अपनी एक कॉस्ट कैलकुलेट कर लूंगा। लिखें, एवरेज स्टॉक ऑफ WIP इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP
डिवाइड बाय 2, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP डिवाइडेड बाय 2। डेली फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। तो ये आपके पास पर डे की वैल्यू आ जाएगी। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को ही मैं क्या बोल सकता हूं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। लीजिए, ये मेरे पास फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। देखिएगा, फिर वही बात आ गई हमारे पास। ये तो बन गया मेरा बेसिक फॉर्मूला W निकालने का, लेकिन इस W को निकालने के लिए मुझे पहले बाकी की वर्किंग करनी पड़ेगी। एवरेज स्टॉक निकालना पड़ेगा, डेली फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, और उसके लिए मुझे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा। if information of factory cost of production is not given, then
we can use cost of goods sold। तो अगर मेरे पास फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल नहीं है तो मैं आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को लेते हुए भी क्या कर सकता हूं, W की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, वो भी मुझे करना अलाउड है। लीजिए ये आपके पास W की पूरी कैलकुलेशन आ गई। वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड, थर्ड है हमारा F। फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड, फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड आइएगा। देखिएगा मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज produces the output, produces the output in the expectation of फ्यूचर डिमांड। बात समझ, एफ क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज हैं वो अपना जब प्रोडक्शन करती हैं तो उससे पहले वो फ्यूचर की डिमांड को फोरकास्ट करती हैं। बिना डिमांड को फोरकास्ट किए हम अपना प्रोडक्शन नहीं करते हैं। till the demand for finished goods materialize, जब तक वो मटीरियलाइज नहीं हो जाती है द प्रोडक्ट वुड रिमेन इन द स्टोर, रिमेन इन द स्टोर। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? देखिएगा एफ का मतलब होता है फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड। देखिए प्रैक्टिकली सोचिए क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है वो फ्यूचर की डिमांड फोरकास्टिंग के बेसिस पर अपना प्रोडक्ट बनाकर तैयार कर देती है। अब उन्होंने प्रोडक्ट बनाकर तैयार कर दिया और जब तक वो डिमांड मटीरियलाइज नहीं होगी तब तक वो गुड्स आपके गोडाउन में या स्टोर में ही पड़ा रहेगा। एग्री? तो अब उसी पीरियड को हम क्या बोलते हैं? दिस पीरियड इज known as, this period is known as finished goods storage period। finished goods स्टोरेज पीरियड, ये लीजिए, ये आपके पास क्या आ गया? फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड आ गया।
यानी एफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब देखिएगा। एवरेज स्टॉक फिनिश्ड स्टॉक, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स भी लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय डेली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये लीजिए। तो ये हमारे पास एक पीरियड आ जाएगा, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड स्टॉक डिवाइडेड बाय डेली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, अगर एवरेज स्टॉक निकाल रहा हूं तो कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स डिवाइडेड बाय 2। डेली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालूंगा, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ ईयर। तो ये मेरे पास डेली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी अगर मुझे एफ की वैल्यू निकालनी है तो एफ का बेसिक फॉर्मूला तो ये बन गया। ठीक है, अब इसके लिए एक तो एवरेज स्टॉक निकालना पड़ेगा जो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, एक डेली की फैक्ट्री डेली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्लस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी, जिसके द्वारा हम अपनी फिनिश्ड स्टोरेज पीरियड को कैलकुलेट कर लेंगे। लीजिए, आपके पास आर की कैलकुलेशन आ गई,
आपके पास W की कैलकुलेशन आ गई और आपके पास F की कैलकुलेशन भी आ गई। देख लीजिए इसको एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आर का मतलब हुआ रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेली कंजम्पशन। पहले इनके फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, उससे आपके पास वैल्यू निकलेगी। ठीक है, डब्ल्यू का मतलब हुआ प्रोसेसिंग पीरियड, यानी मटेरियल के इशू करने से लेकर उसके फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने तक का समय, उसे हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड। उसका फॉर्मूला ये रहेगा, एवरेज स्टॉक ऑफ WIP डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एवरेज स्टॉक ऑफ WIP निकलेगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। डेली फैक्ट्री कॉस्ट निकलेगी टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। और फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या इंक्लूड होगा वो भी मैंने आपको लिखवा दिया। मटेरियल कंज्यूम्ड, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। और लास्ट टर्म जो हमारे पास हमने ली, दैट इज F, फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड। जब तक वो सेल मटीरियलाइज नहीं हो जाएगी तब तक के लिए हम उस गुड्स को अपने गोडाउन में स्टोर करके रखते हैं, तो उसी पीरियड को हम क्या बोलते हैं, फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड बोलते हैं। बोलिए, क्लियर है? बिल्कुल, लिख लीजिए इसका भी फॉर्मूला, F एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स डिवाइडेड बाय डेली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एवरेज स्टॉक ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 से निकलेगा। डेली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्किंग डेज से निकलेगी। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस फॉर्मूले से निकल जाएगी। नेक्स्ट, हमने F तक कर लिया है, तो पॉइंट नंबर 4 हमारा है D, डेटर्स। D, डेटर्स कलेक्शन पीरियड। डेटर्स पीरियड पर हम जरा बात करते हैं, ये होता क्या है, देखिएगा। ड्यू competitive markets, due to competitive market, this must extend credit facility, credit facilities to its customers। ठीक है, देखिए मार्केट में कंपटीशन बहुत है और इसी कंपिटिटिव मार्केट में होने की वजह से आप अपने कस्टमर को क्या देते हो, क्रेडिट फैसिलिटीज देते हो। द टाइम गैप बिटवीन सेल and realization
द टाइम गैप बिटवीन सेल एंड रियलाइजेशन ऑफ कैश इज known as कलेक्शन पीरियड। ठीक है, इसे ही क्या बोला जाता है, कलेक्शन पीरियड बोला जाता है। देखिए, हमने माल बेचा और उससे लेकर डेटर से जो पैसा मिला उसके बीच का जो टाइम गैप है वो हमारा डी डेटर्स कलेक्शन पीरियड कहलाएगा। बताइए डी की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। एवरेज रिसीवेबल्स divided by credit sales पर। ठीक है, अच्छा, रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स प्लस बीआर। ठीक है, तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या बना, एवरेज रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स पर डे। आइएगा, एवरेज रिसीवेबल्स एवरेज रिसीवेबल्स कैसे निकालूंगा, बैलेंस ऑफ receivables plus receivables डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास एवरेज रिसीवेबल्स आ जाएंगे। अब हमें चाहिए क्रेडिट सेल्स पर डे। तो क्रेडिट सेल्स पर डे कैसे निकालोगे, टोटल क्रेडिट सेल्स। ठीक है, टोटल क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्किंग डेज। ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने हैं, तो ये आपके पास डेटर्स की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बिल्कुल। 4 पॉइंट था हमारा डेटर्स। नाउ 5th पॉइंट हमारा है सी, यानी क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। सी है हमारा क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। इफ entity receive if entity receive credit in
purchases of raw material from supplier. If entity receive credit in purchase of supplier, then average time taken for payment, average time taken for payment to supplier, average time taken for payment to supplier is known as from date of purchase. ऐसे लिखो आप, वापस करेक्शन करना. Then average time taken for payment to supplier from date of payment is known as creditor's payment period. Creditors पेमेंट पीरियड. ठीक है, इसे क्या बोला जाएगा? क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड बोला जाएगा. चलिएगा सी को हम निकालेंगे कैसे? एवरेज पेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेस पर डे. क्रेडिट परचेस, ठीक है. पेबल में क्या क्या आता है? प्लस पेबल, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? एवरेज पेबल्स बोलते हैं. तो एवरेज पेबल्स कैसे निकलेगा? बैलेंस ऑफ payables plus closing balance of payables डिवाइडेड बाय 2. तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? एवरेज पेबल की वैल्यू आ जाएगी. क्रेडिट परचेज पर डे, अगर मुझे क्रेडिट परचेज पर डे निकालनी है तो वो कैसे निकालूंगा? टोटल क्रेडिट परचेज divided by total number of working days. ये लीजिए, ये हमारे पास क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड आ जाएगा. तो इस तरीके से हम ये सारे फॉर्मूले अप्लाई करके क्या निकाल पाएंगे? अपना ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकाल पाएंगे. रॉ मटेरियल पीरियड, WIP पीरियड,
फिनिश्ड पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड और क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। और जब इन सबको हम एक स्टेटमेंट में, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था उसमें रख दोगे, तो आपके पास जो पीरियड कैलकुलेट होकर आएगा, दैट पीरियड विल बी कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ये लीजिए, ये आपके सारे फॉर्मूले बने ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए। आइएगा एक नोट डालते हैं। नोट, sometimes separate information of opening balances and closing balances. Then balances are assumed as एवरेज बैलेंस। ये लीजिए एक और नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करते समय हम इस पर बात करेंगे। आपको कई बार केवल एक इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, रॉ मटेरियल का स्टॉक 2000। अब अगर रॉ मटेरियल का स्टॉक 2000 है, यानी इसका मतलब मुझे सेपरेट इंफॉर्मेशन ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन नहीं है, तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि ये जो 2000 है वो मुझे एवरेज स्टॉक का बैलेंस दिया हुआ है। तो इस नोट पर ध्यान रखेंगे। वापस से सुन ले मैं जो बोल रहा हूं। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है WIP स्टॉक 4000, नो ओपनिंग और क्लोजिंग इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड, तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि ये जो 4000 गिवन है, ये 4000 क्या है, ये मेरे पास एवरेज बैलेंस दे रखा है। तो इस तरह से हम अपना फर्स्ट मेथड लगाते हैं। अभी हमने